हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सिविल पॉइंट। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप सब बहुत अच्छे होंगे। कंटिन्यू करेंगे अपना प्रॉमिस सीरीज, जिसके अंदर हम करने वाले हैं आज हिंदी के समास टॉपिक। ठीक है, समास चैप्टर के जितने भी प्रीवियस ईयर आज तक एमपी सम इंजीनियर के अंदर पूछे गए होंगे उन सभी क्वेश्चंस को। ओके, तो अब ज्यादा टाइम आपका जाया नहीं करते हो, सीधे चलते हैं अपन क्वेश्चंस के ऊपर। डिटेल क्या है, हमारे दो बैच चल रहे हैं, एक टारगेट बैच, एक प्रॉमिस बैच। टारगेट बैच आपका पेड बैच है, जिसे ज्वाइन करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन पे नंबर मिल जाएंगे, उन पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। प्रॉमिस बैच हमारा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे चल रहा है, जिसमें हम आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाने वाले हैं। ठीक है, अब चलते हैं अपने क्वेश्चंस के ऊपर। ठीक है, पहला क्या अपना, निम्नलिखित में से कौन सा समास का भेद नहीं है। ठीक है, जो समास का प्रकार नहीं है। तो ऑप्शन में आप देखेंगे, ठीक है, ऑप्शन में आप देखेंगे सबसे पहले तो आपका कर्मकारक समास, तो ये आपका बिल्कुल गलत ऑप्शन है। ये आपका तो समास होता ही नहीं है। द्वंद्व समास होता है, अव्ययी भाव होता है और द्विगु समास होता है। तो इसमें से पूछा कौन सा समास नहीं है, तो कर्मकारक समास नहीं होता है। इसकी जगह पे कर्मधारय समास होता है। ठीक है, क्या होता है, कर्मधारय समास। ठीक है, कर्मधारय आपने जानते हो यार, आपने पढ़ रखा है कि जो समास के कुल कितने टाइप होते हैं, 6 भेद होते हैं। समास के कितने, समास के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। हम लोगों ने पिछले कॉन्सेप्ट वाले लेक्चर के अंदर पढ़ा हुआ था सारी चीजें। अगर आपने कॉन्सेप्ट वाला लेक्चर नहीं देखा तो माय डियर गलती कर रहा हूँ, उसे जरूर देखो, ताकि आपको सारी चीजें यहाँ पे क्रिस्टल क्लियर मिल सके। ठीक है, जिन्होंने देखा उनके लिए तो बहुत आसान हो गया लेक्चर, सारे क्वेश्चन आपको देखते ही बनेंगे। तो 6 भेद होते हैं कौन कौन से, पहले तो यहाँ पास 3 लिखे हुए हैं, द्वंद्व लिखा हुआ है, अव्ययी भाव और द्विगु। इनके अलावा 3 कौन से होते हैं, तो एक मैंने बता दिया कर्मधारय, ये चौथा होता है। पांचवा कौन सा होता है आपका, पांचवा होता है आपका तत्पुरुष। ठीक है, तत्पुरुष। एंड छठवां होता है आपका बहुब्रीहि। ठीक है, बहुब्रीहि। ठीक है, बहुब्रीहि। तो ऐसे करके आपके 6 समास होते हैं, 6 समास के भेद होते हैं, जिसमें से आपका ये कर्मकारक गलत लिखा हुआ कर्मधारय होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। तो पहला ऑप्शन देखिए कितना आसान था, तो सीधा भेद से था, कोई भी देख के बता सकता है इसको। ओके, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। गंगा यमुना में निम्न में से कौन सा समास है। ठीक है, गंगा यमुना, देखो हमको कैसे पता चलता है, जब भी अपने को समास बताना होता है तो इसका करना पड़ता है समास विग्रह। ठीक है, अब ये समास विग्रह क्या है, तो देखिए दो पदों का मेल कहलाता है समास। क्या कहलाता है, समास, या समस्त पद बोलते हैं, उनका मेल कहलाता है समास, और जो मेल से जो पद बना उसको बोलते हैं समस्त पद। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपके सामने लिखा हुआ है गंगा यमुना, ये एक समस्त पद है। क्या है, एक समस्त पद है, मतलब समास के बाद बना हुआ शब्द। समास का मतलब होता है मेल मिलाप करना, दो शब्दों का आपस में मेल मिलाप करना, जिनका भावार्थ परिवर्तित ना हो। ठीक है, जैसे कई सारे पद हैं, उनसे कुछ उनका कुछ अर्थ निकल रहा है, तो हम क्या करते हैं, उन सारे शब्दों या पदों को मिला करके एक छोटा शब्द बना देते हैं। उनको मिला करके एक छोटा शब्द बना देते हैं या पद बना देते हैं, जिसे बोलते हैं अपन समास। इस प्रक्रिया को बोलते हैं समास। ठीक है, इस प्रक्रिया क्या बोलते हैं, समास। ठीक है, और जो पद बनता है उसको बोलते हैं समस्त पद। तो अब इस समस्त पद को वापस उसी पोजीशन पर, उसी स्थिति में लेकर के जाना कहलाता है समास विग्रह। क्या कहलाता है, समास विग्रह। ठीक है, क्या कहलाता है, समास विग्रह। तो हमको ये कौन सा समास है यहाँ पास, ठीक है, कौन सा समास, ये पता करने के लिए इसका करना पड़ेगा समास विग्रह, मतलब इसको उसकी पुनः स्थिति में ले जाना पड़ेगा। तो गंगा यमुना का समास विग्रह क्या होगा, गंगा यमुना का होगा गंगा और यमुना। ठीक है, गंगा और यमुना। ठीक है, गंगा और यमुना। तो यहाँ पास आपने देखा ये और क्या है, और एक प्रकार का कारक है। ठीक है, और एक प्रकार का क्या है, कारक है। और ये वाला कारक किस में यूज होता है, तो द्वंद्व समास में यूज होता है। ये बात आप जानते हो, कॉन्सेप्ट वाली क्लास में हम लोगों ने पढ़ रखा था। ठीक है, तो ये आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। बहुब्रीहि समास नहीं होगा। बहुब्रीहि समास के अंदर क्या होता है, बहुब्रीहि समास के अंदर आपका ना तो पूर्व पद प्रधान होता है, ना तो उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है, इसके अंदर कोई तीसरा पद प्रधान होता है, ये बात हमने कल पढ़ी थी। द्विगु समास के अंदर आपका संख्यावाची होगा, जो पूर्व पद होगा, मतलब जो पहला पद होगा वो संख्यावाची होगा। अव्ययी भाव समास में जो पूर्व पद होगा, पूर्व मतलब पहला पद, तो जो पहला पद होगा वो अव्यय होगा। ठीक है, क्या होगा, अव्यय होगा और प्रधान होगा। ठीक है, अव्यय होगा और प्रधान होगा अव्ययी भाव समास में। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, पूर्व पद भी प्रधान होता है और उत्तर पद भी। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं गंगा भी और यमुना भी, दोनों पद प्रधान है, और दोनों के बीच में समास विग्रह के बाद कोई एक कारक आता है, जैसे कि आपका कारक आ गया आपका और, इस तरीके से गंगा और यमुना इस तरीके से आते हैं, तो उसको बोलते हैं अपन द्वंद्व समास। तो यहाँ से आप पहचान सकते हैं। द्विगु समास में पहला अक्षर संख्यावाची, और बहुब्रीहि समास में, बहुब्रीहि समास में कोई पद प्रधान नहीं होता, ना तो पूर्व पद प्रधान होगा, ना ही उत्तर पद प्रधान होगा, लेकिन बहुब्रीहि समास के अंदर किसी तीसरे पद की ओर इशारा किया गया होगा। ठीक है, तो इसका आंसर आप समझ गए। तो इस तरीके से थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी देंगे ताकि अगले क्वेश्चन आपको समझ सकें। ठीक है, उदार हृदय। ठीक है,
उदार हृदय में निम्न में से कौन सा समास होगा, ठीक है, उदार हृदय में कौन सा समास होगा। अब देखो ये समझने के लिए हमको क्या करना होगा, ये समझने के लिए हमको इसका समास विग्रह करना होगा, ठीक है। तो उदार हृदय का समास विग्रह क्या होगा, उदार हृदय का समास विग्रह होगा उदार है हृदय, ठीक है, जिसका, उदार है हृदय जिसका, ठीक है, हृदय जिसका, उदार है हृदय जिसका, ठीक है, ऐसे होगा, उदार है हृदय जिसका। अब देखिए उदार है हृदय जिसका मतलब किसका उदार है हृदय, कौन है ऐसा कौन है उदार हृदय वाला, तुम्हारे भोले प्रभु शंकर जी। तो देख रहे हैं ना, मतलब इसमें जो उदार हृदय, इनमें किसी भी ना तो पूर्व पद की प्रधानता है ना तो उत्तर पद की प्रधानता है, इसमें से क्या है, किसी तीसरे पद की ओर इशारा किया जा रहा है, किसी तीसरे पद की ओर इशारा किया जा रहा है। मतलब इसमें जो प्रधानता किसकी है, भोले बाबा, मतलब जिनका हृदय उदार है, जिनका हृदय उदार है उनकी, मतलब किसी तीसरे की ओर, मतलब भोलेनाथ की ओर जिनका हृदय उदार है। तो किनका हृदय उदार है, भोलेनाथ का, तो उनकी ओर इशारा की जा रही, मतलब शंकर जी का, ठीक है। तो इस तरीके से उदार है हृदय जिसका, तो मतलब इससे कुछ आपको हल नहीं मिल रहा है, ये किसकी ओर इशारा कर रहे हैं, भोलेनाथ की ओर, ठीक है, ये उदार हृदय। तो इसमें कौन समास हो जाएगा, बहुव्रीहि समास, ना तो पूर्व पद प्रधान हो ना तो उत्तर पद प्रधान हो, इशारा किसी तीसरे पद की ओर हो, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, बहुव्रीहि समास, ठीक है। क्लियर डाउट, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे इसका उदाहरण और देख सकते हैं, पीताम्बर, दशानन, लंबोदर, ऐसे करके और कई सारे उदाहरण हैं जो अपन ने कल इसके डिस्कस भी किया था। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, ये आपको देखिए यहाँ पर आपको डेट वाइज दिखी जाएगी, ठीक है, कि किस सन के अंदर कौन से क्वेश्चन आए हुए थे। जैसे 4 सितंबर 2018 के अंदर सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। अब यहाँ पास ऑल ब्रांचेस ले लिखा हुआ, क्योंकि 4 सितंबर के अंदर जितने शिफ्ट हुए होंगे, वो जितने मतलब से सेकंड शिफ्ट में जितने ब्रांचेस को पेपर हुआ होगा सबके अंदर सेम क्वेश्चन था, ठीक है। तो ऐसे करके अपन यहाँ पे शो किया हुआ है, किसी तरीके का आपको डाउट ना रहे। अगला क्वेश्चन है आपका, कुसुम कोमल निम्न में से कौन सा समास है, कुसुम कोमल, ठीक है, कुसुम कोमल के अंदर कौन सा समास है, ठीक है। इसको आप देखिएगा, पहली बात तो कर्मधारय समास है, ठीक है, क्या है, कर्मधारय समान है, ये समास है। इसका समास विग्रह कैसे करेंगे, तो यहाँ पे होगा कुसुम के समान कोमल, ओ क्या समास विग्रह, कुसुम के समान कोमल, कुसुम के समान कोमल, ठीक, कुसुम के समान कोमल। देखिए कर्मधारय समास के अंदर क्या होता है ना, कर्मधारय समास के अंदर देखिए पहली चीज तो कुसुम के समान कोमल, यहाँ पास देख रहे हैं ना, कुसुम के समान कोमल मतलब किसी की क्या की जा रही है, यहाँ पास विशेषण का यूज किया जा रहा है, ठीक है। कुसुम मतलब क्या होता है, कुसुम मतलब होता है पुष्प, और पुष्प क्या होता है, कोमल। मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पास तुलना की जा रही है पुष्प से, कि जो भी है वो किसके समान कोमल है, पुष्प के समान। तुलना मतलब तुलना समझ रहे हैं, उपमा दी जा रही है, उपमा मतलब समझते हैं, उपमा दी जाती है, ठीक है। कि जैसे आप अपनी बाबू को उपमा देते हो ना, कि तुम चांद के जैसी सुंदर हो, तो क्या दिया आपने, उपमा दिया ना उसकी, कि वो चांद के जैसी सुंदर है, ठीक है। वैसे यहाँ पास ये कुसुम के समान कोमल है, तो जहां पास ऐसे उपमा दिया जाए ना, उपमेय और उपमा का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जहां पे उपमा दी जाए, ओके, या विशेष या विशेषण का कॉन्सेप्ट दिया जाए, मतलब एक कोई विशेष हो जैसे कोमल, और इसमें किसके समान, तो किसके समान बोला गया है, कुसुम के समान, तो यहाँ पास तुलना की जा रही है, ठीक है। तो इस तरीके से जहां पास आए वहां पास कौन सा होता है आपका, वहां पास होता है कर्मधारय समास, ठीक है। इसमें आपका, ठीक है, इस समास के अंदर, ठीक है, आपका उत्तर पद प्रधान होता है। अब उत्तर पद और कौन से समास के अंदर होता है, तत्पुरुष की और द्विगु समास के अंदर, कल अपन ने डिस्कस किया था लेक्चर के अंदर। तो उत्तर पद प्रधान होता है तथा विशेष और विशेषण, ठीक है, विशेष और विशेषण का कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है, विशेष या विशेषण का संबंध हो, मतलब इन दो पदों के बीच में विशेष या विशेषण का, कोई एक पद दूसरे पद की विशेषता बता रहा हो, वहां पास होता है आपका कर्मधारय समास। तो यहाँ पे देखिए ना, कुसुम के समान कोमल है ना, तो मतलब एक प्रकार की विशेषता बताई जा रही है कि जो भी है वो कुसुम के समान कोमल है, ठीक है, उपमा दे करके। तो यहाँ जिस ऐसे जहां पास भी है वहां पास क्या होगा, आपका कर्मधारय समास होगा। इसके जैसे कुछ उदाहरण है, चरण कमल, और जैसे कमल नयन, प्राण प्रिय, कल अपन ने बात भी की थी इस पे, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, आपका कर्मधारय समास हो गया, ठीक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ग्रंथ रत्न, हाँ क्या है, ग्रंथ रत्न, ये अच्छा है, ग्रंथ रत्न। तो पहले तो इसका समास विग्रह देख लेते हैं। इसका समास विग्रह होगा ग्रंथ, ग्रंथ रूपी रत्न, ठीक है, ग्रंथ रूपी रत्न, ओके। इसका समास विग्रह होगा ग्रंथ रूपी रत्न, ओके। अब ये देखिए इसका कौन सा समास है, पहली बात कौन सा समास है, कर्मधारय समास है। यहाँ पास भी तुलना इस तरीके से की गई है, जो रत्न है वो कैसा है, ग्रंथ रूपी रत्न है ना। तो रत्न की तुलना किससे की गई, ग्रंथ से। तो जहां पास भी तुलना है, मतलब जहां पास भी उपमा दी जाए
पहले पद की दूसरी पद से उपमा दी जाए ना, तो जहां पास भी ऐसे उपमा देने का कॉन्सेप्ट आए, ठीक है, जहां पास भी पहले पद या दूसरे पद की या दोनों पद में से किसी एक पद की उपमा दी जाए दूसरे पद से, ठीक है, उपमा मतलब क्या होता है, बढ़ा चढ़ा करके बोलना, है ना, उपमा दूसरे पदों के बीच में उपमा देना, ठीक, उपमा मतलब समझते हैं ना, तुलना करना, वैसा अगर कुछ है तो समझ जाइएगा कि कर्मधारय समास है, ठीक है। क्या है कर्मधारय समास, तो यहाँ पास भी आपका कर्मधारय समास होगा। ओके, तो ग्रंथ रत्न, ग्रंथ रूपी रत्न, जो रत्न है वो किसके रूपी है, ग्रंथ के समान है, ठीक है। ग्रंथ क्या होता है, अब ग्रंथ क्या है, ग्रंथ एक बहुत पवित्र चीज है, ठीक है, तो वैसे ही उनके जैसे पवित्र है ये भी रत्न, ऐसा बताया जा रहा है, मतलब तुलना की जा रही है या उपमा दी जा रही है, तो कर्मधारय होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिए कितने आसान आसान क्वेश्चन आते हैं यार, ठीक है, मैं थोड़ा डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ ताकि जो भी क्वेश्चन आगे बने वो भी आप कर पाओ। दशानन में निम्न में से कौन सा समास होगा, तो जानते हैं यार, दशानन का मतलब 10 है जिसके आनन, ठीक है, दशानन का मतलब क्या होता है, कौन सा समास होगा इसमें, बहुब्रीहि समास, ठीक है, 10 है आनंद जिसके, सॉरी, दशानन का मतलब क्या होता है, सेम चीज है, कोई अंतर नहीं आएगा, दशानन का मतलब 10 है आनंद जिसके, ठीक है, 10 है आनंद जिसके, ठीक है, 10 है आनंद जिसके, कौन समास होगा, बहुब्रीहि समास, मैंने बताया ना, बहुब्रीहि समास के अंदर क्या होता है, बहुब्रीहि समास के अंदर आपका ना तो पहला पद प्रधान है ना तो अंतिम पद प्रधान है, दोनों पद मिलकर के किसी तीसरे पद की ओर इशारा करेंगे, तो 10 है आनंद, दशानन के अंदर ना तो पहला पद ना दूसरा पद, क्या है, ये मिलकर के किसकी ओर इशारा कर रहे हैं, 10 है आनंद जिसके, 10 सिरों वाले की तरफ, कौन है 10 सिर वाला, रावण, ठीक है, रावण उनकी तरफ इशारा कर रहे हैं, ठीक है, तो इस तरीके से समास जहां पर भी होगा वहां पास आपका बहुब्रीहि समास होगा, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन है हमारा धनी मानी, ठीक है, धनी मानी निम्न में से कौन सा समास होगा, ठीक है, तो यार जहां पास भी ऐसा धनी मानी, ठीक है, तो इसका समास विग्रह क्या होगा, धनी और मानी, ठीक है, धनी और मानी, ठीक है, तो जहां पास भी और अवयव आएगा, ये और कारक आएगा, वहां पास क्या हो जाता है आपका, और क्या हो जाए, क्या आ जाता है आपका, द्वंद्व समास हो जाता है, जैसे यहाँ पास दोनों पद प्रधान, धनी भी और मानी भी, ठीक है, दोनों पद प्रधान है, तो इसका मतलब क्या है आपका, द्वंद्व समास, जहां पास भी दोनों पद प्रधान हो और बीच में कोई अव्यय या कारक आ रहा हो, समझ जाइएगा कि वहां पास आपका द्वंद्व समास होगा, ठीक। आगे चलते हैं, बारहसिंघा, ठीक है, बारहसिंघा निम्न में से कौन सा समास, ये तो आप देख के बता सकते हो, ठीक है, बारहसिंघा, बारहसिंघा क्या होगा, बारहसिंघा का 12 है सिंह जिसके, 12 सिंह जिसके, सिंह, ठीक है, सिंह जिसके, ठीक है, किसको बोलते हैं, अब देखिए, अब बोलते हैं यार क्या ये यहाँ पास आपका 12 मतलब एक संख्यावाची नहीं हो सकता क्या, दिगु भाई 12 क्या, 12 मतलब संख्यावाची, तो ये द्विगु समास भी तो हो सकता है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आंसर क्या है आपका, 12 सिंह का क्या, 12 है सिंह जिसके, इसका मतलब किसकी बात कर रही है भाई, इसमें ना तो पहला पद प्रधान ना उत्तर पद प्रधान है, ना पूर्व पद ना उत्तर पद, किसकी ओर इशारा कर रहे हैं, ये इशारा कर रहे हैं आपका किसकी ओर, हिरण की तरफ, हिरण को 12 सिंह बोलते हैं ना, 12 सिंह जिसके, हिरण की ओर, तो मतलब दोनों पद मिलकर तीसरे की इशारा कर रहे हैं ना, इसलिए आपका आंसर आपका ये वाला है, ठीक है, बहुब्रीहि समास, ओके, अगर बहुब्रीहि नहीं होता फिर आप यहाँ पे दिगु लगा देते, कोई इशू नहीं, ठीक, ओके। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, बेख टके निम्न में से कौन सा समास, हाँ, बेख टके, देखिए बेख टके क्या होता है समास विग्रह, पहली बात तो देखिए बिना खटके के, ठीक है, बेख टके का होता है आपका बिना खटके के, ठीक है, बिना खटके के, ओके, तो ये किस प्रकार का समास है, ये आपका अव्ययी भाव समास है, ठीक है, क्या है एक प्रकार का अव्ययी भाव, पहला अगर अव्यय हो, बिना पहला अगर अव्यय हो, ठीक है, ये कि बेख देख सकते हैं, तो अगर बिना पहला, अभी आपने लिखा था अव्ययी समास के अंदर कि बेख वगैरह आए अगर पहला वर्ड, तो वहां पास आपका क्या होगा, अव्ययी समास, तो अगर पहला पद प्रधान हो, ठीक है, पूर्व पद प्रधान हो पहली चीज तो, और अव्यय हो, क्या हो, अव्यय हो, तो वहां पास आपका अव्ययी भाव समास होता है, तो यहाँ पास आपका अव्ययी भाव समास हो गया, ओके, अव्ययी भाव समास हो गया। अच्छा, अव्ययी भाव समास में ना कुछ डाउट आते हैं, 3-4 चीजें और लिखिएगा, इनको सीधे याद कर लीजिएगा, इनसे बहुत क्वेश्चन आते हैं, जैसे रातों रात, रातों रात, इसके अंदर भी आपका अव्ययी भाव समास होगा, रातों रात के अंदर, ओके, और जैसे कुछ और नोट कर लीजिएगा, हर रोज, ठीक है, हर रोज भी है एक, हर रोज, और है आपका कानो कान, ठीक है, कानो कान, और साफ साफ, ठीक है, ये 4-5 है, इनको डायरेक्ट याद रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी, ठीक है, जैसे रातों रात, हर रोज, कानो कान, साफ साफ, ठीक है, इनसे भी पूछ लेते हैं, तो डायरेक्टली आपको बताना है ये कौन सा समास है, आपके अव्ययी भाव समास है, ठीक, ओके। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं,
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्या है आपका, घनश्याम। ठीक है, ठीक, घनश्याम। घनश्याम का क्या होगा पहली बात तो समझ लेते हैं। घनश्याम, घन के समान श्याम, यहाँ पास भी तुलना की। घन मतलब क्या होता है, बादल। ठीक है, घन मतलब बादल, तो बादल के समान श्याम। ठीक है, मतलब श्याम, श्याम मतलब हमारे कौन, श्री कृष्ण भगवान। ठीक है, श्री कृष्ण जी, इनके बारे में बोला जा रहा है ना यहाँ पर, श्री कृष्ण। घन के समान, बादल के समान श्याम, तो यहाँ पास किससे तुलना की गई, किससे उपमा दी गई है, बादल से की उपमा दी गई है ना। तो यहाँ पास भी क्या किया गया है, उपमा और उपमेय का कॉन्सेप्ट आ रहा है निकल के। इसका मतलब ये है कि जो इसका आंसर होगा वो आपका कर्मधार है। जहां पास भी तुलना आ जाए या विशेष या विशेषण का कॉन्सेप्ट आ जाए, आंख बंद करके आप कर्मधारय समास लगा के आइएगा। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाँ, अगला क्वेश्चन है हमारा ये। ठीक है, असंभव में निम्न में से कौन सा समास है। ठीक है, असंभव में, तो देखिए पहले देखिएगा, असंभव वर्ड इसमें तो करने की कुछ जरूरत नहीं है। जहां पास मैंने बताया था ना कि अगर किसी शब्द के अंदर या किसी पद के अंदर, जो भी आपको दिया है समस्त पद, उसके अंदर अगर पहला वर्ड आपका, पहला शब्द, ठीक है, या पहला वर्ण आपका नकारात्मक हो, क्या हो, नकारात्मक हो, या कि आ, बड़ा आ ये यूज किया गया हो। ठीक है, बड़ा आ ये यूज किया गया हो, या पहला वर्ड नकारात्मक हो, तो वहां पास समझ जाइएगा, या कि उसका मतलब नकारात्मक निकल रहा हो। ठीक है, उसका जो मीनिंग है वो नकारात्मक निकल रहा हो, तो वहां पास हमेशा नई तत्पुरुष समास होता है। क्या होता है बाबू, नई तत्पुरुष समास होता है। ये बात आप जानते हो, ये बात हम लोगों ने कल पढ़ी थी। तत्पुरुष समास का एक आखिरी वाला जो पढ़ा था, नई तत्पुरुष, उसके अंदर मैंने ये बात सबसे लास्ट में वीडियो को जाकर के देखिएगा। नई तत्पुरुष के अंदर कि अगर कोई वर्ड है, कोई शब्द है, और उसका मतलब नकारात्मक निकल रहा है, ठीक है, या उसके पहले पहला वर्ड आ या बड़ा आ है, तो वहां पास आपका नई तत्पुरुष होगा। ठीक है, तत्पुरुष आपका बहुत प्रकार का पढ़ा ना अपन, कर्म कारण, कर्मकरण, और कई प्रकार के पढ़े हम लोगों ने, है ना, समादान, संपान, अपादान, ठीक है, ऐसे करके बहुत सारे पढ़े ना अपन लोग, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, ऐसे करके पढ़े थे। उसी के अंदर एक नई तत्पुरुष पढ़ा था। ठीक है, पहला वर्ड नकारात्मक, तो यहाँ पास असंभव, नकारात्मक वर्ड ना, असंभव एक नकारात्मक वर्ड है, तो यहाँ पास नई तत्पुरुष हो गया। ठीक है, इस तरीके से आपको पहचानना है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। राधा कृष्ण में से कौन सा समास है। ठीक है, आप जानते हो राधा भी महत्वपूर्ण है, कृष्ण भी महत्वपूर्ण है, हमारे लिए तो दोनों महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो राधा और कृष्ण, राधा और कृष्ण। ठीक है, राधा और कृष्ण, राधा और कृष्ण, बीच में ये और आया, इसका मतलब है कि द्वंद्व समास है। दोनों पद प्रधान है, बीच में और आया, मतलब कौन समास है, द्वंद्व समास। ठीक है, बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी, आगे चलते हैं। राधा कृष्ण, अगला देखिएगा, रातों रात का समासिक विग्रह क्या होगा। देखो रातों रात मैंने बताया ना अभी, ये कौन सा समास है आपका, अव्ययी भाव समास है, अव्ययी भाव समास है ना। अब देखो रातों रात का जो समास विग्रह क्या होगा, रात ही रात में, रात ही रात में। ठीक है, रात ही रात में, तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। रातों रात मतलब रात ही रात में। ठीक है, रात ही रात में, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड। ओके, कौन समास है, अव्ययी भाव समास है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अठन्नी में कौन सा समास है, हाँ अठन्नी। अब देख रहे हो ना, मैंने बोला ना कि जैसे पहला वर्ड आए, अगर वो संख्यावाचक हो, तो यहाँ पे आठ, आठ कारण अठ अन्नी। ठीक है, आठ अन्नी, तो यहाँ पास अठन्नी, अठन्नी की फीलिंग आ रही, मतलब कोई न्यूमेरिकल वर्ड आ रहा है, तो इसका मतलब द्विगु समास। जहां पास भी पहला संख्यावाची आए, इसका मतलब ये है, ठीक है, इसका मतलब ये है कि वो आपका क्या होगा, संख्यावाची है तो द्विगु समास होगा। ठीक है, यहाँ पास आठ अन्नी, आठ आना की फीलिंग आ रही है ना, आठ आना बराबर आठ अन्नी मतलब 50 पैसे। ठीक है, तो यहाँ पास मतलब किसकी फीलिंग आ रही है, संख्यावाची। तो पहला शब्द अगर संख्यावाची हो तो इसका मतलब ये द्विगु समास है, सीधी सी बात। द्विगु का तो बहुत आसान है, पहला संख्यावाची, दैट्स इट। नील कमल, ठीक है, ये तो बहुत आसान है, कोई भी लगा दे, कर्मधारय समास है। क्यों, क्यों, कारण नील कमल में क्या है सब, नील कमल में क्या है, नील के समान कमल। ठीक है, यही होता है नील कमल का, या नीला है जो कमल। ठीक है, नील कमल क्या हो जाएगा, नीला है जो कमल, हाँ ये सही, नीला। ठीक है, नीला है जो कमल, नील कमल। ठीक है, नील कमल, नीला है जो कमल। ओके,
तो ये कौन सा आपका तुलना की गई है यहाँ पास, नीला है जो कमल, ठीक है, तुलना की गई यहाँ पास भी। ओके, तो कौन सा आ जाएगा आपका कर्मधारय समास आ जाएगा। अब तो बताने की जरूरत नहीं, तो देख के तुरंत बता दोगे भैया ये तो कर्मधारय समास है। समझ गए हो कॉन्सेप्ट, अब समझ गए हो, ठीक है। माता पिता दोनों महत्वपूर्ण, माता और पिता द्वंद्व होगा, बताने की जरूरत है क्या इस पर, बिल्कुल भी नहीं। कितने आसान आसान, अभी देखिए कितने आसान आसान क्वेश्चन आए हुए इनके अंदर, ठीक है, क्वेश्चन कितने आसान आसान आते हैं। तो अब मैं जितना आपको मैंने पढ़ा दिया उससे तो आपके एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। राजपुरुष, हाँ राजपुरुष के अंदर कौन सा पुरुष होगा, राजा का पुरुष, इसका क्या होता है संधि विच्छेद, राजा का पुरुष, ठीक है, राजा का पुरुष। कौन सा तत्पुरुष, कौन सा समास, बीच में क्या आ रहा है, का आ रहा है, का क्या कारा कार है ना, का कारा कार है, तो क्या होगा आपका ये, आपका तत्पुरुष समास होगा, ठीक है। क्या होगा बाबू, तत्पुरुष समास होगा, ठीक है। ओके, क्या होगा, तत्पुरुष समास होगा, तो ये आपका तत्पुरुष समास हो गया। ओके, अब तत्पुरुष के अंदर कौन सा होगा वो आपसे नहीं पूछा गया, सो आप यहाँ पे सिर्फ तत्पुरुष ही लगाएंगे। वो जनरली पूछता भी नहीं, इतना डेप्थ नहीं जान, ज्यादातर नहीं में जाता है, ठीक है, वहां तक पहुंचता नहीं है आपसे। तो मैंने पढ़ा दिया आपको कि अगर पूछे तो आप तैयार रहें, अदरवाइज इतना ही काफी है आपके लिए, ठीक है। तत्पुरुष याद रखें, वो भी से चलेगा। तो राजा का पुरुष क्या होगा, तत्पुरुष समास। ओके, अगला देख लेते हैं। हाँ ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका पीताम्बर। अब बताइए इसका संधि विच्छेद क्या होगा, पीत है जिसका अंबर, पीत है वस्त्र जिसका पीला है अंबर, पीला अंबर है जिसका, लगभग सभी आंसर होंगे इसको, उपयुक्त सभी। देखो मतलब सबका सेम निकल रहा है ना, पीत है जिसका अंबर मतलब पीला जिसका वस्त्र, अंबर मतलब होता है वस्त्र, पीत है वस्त्र जिसका मतलब पीला जिसका वस्त्र, पीला अंबर है जिसका मतलब जिसका वस्त्र पीला है, मतलब तीनों का अर्थ तो सेम निकल रहा है ना, इसलिए इसका भी समास विग्रह सेम है, आगे पीछे वर्ड चलता है समास विग्रह के अंदर, ठीक है। तो अर्थ तीनों को सेम निकल रहा है, इसलिए तीनों समास विग्रह होंगे, यानी कि उपयुक्त सभी, ठीक है। अर्थ तीनों का सेम निकल चाहिए, अर्थ का अनर्थ ना हो, बस हो गया, ठीक है। जैसे यहाँ पास पीत है जिसका अंबर, पीत है वस्त्र जिसका, पीला है, पीला अंबर है जिसका, तीनों का मतलब सेम है कि जो भी है उनका वस्त्र पीला है, मतलब श्री कृष्ण जी, ठीक है। पीताम्बर, पीताम्बरधारी को बोलते हैं ना, उनका वस्त्र क्या है, पीला है, तीनों का अर्थ सेम निकल रहा है, इसलिए समास विग्रह आपका सेम होंगे, उपयुक्त सभी आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा रात दिन। हाँ रात दिन, तो रात दिन, रात भी महत्वपूर्ण है, दिन भी महत्वपूर्ण है, दोनों पद प्रधान है, यानी कि पूर्व पद भी प्रधान है, उत्तर पद भी प्रधान है, रात और दिन, ठीक है, रात और दिन। तो क्या हो जाएगा बताओ, द्वंद्व समास। आंख बंद करके लगाओगे ऐसे क्वेश्चन तो अब, है कि नहीं, बहुत अच्छे तरीके से मैंने वैसे पढ़ा दिया आप लोग को, अब तो देख के बता सकते हो यार, समास पे तो नहीं अटकोगी, जितनी चीजें पढ़ाई है ना हिंदी में अभी तक, संधि समास अब ये जो भी पढ़ाया आपको, उनके अंदर तो नहीं अटकोगे। रात दिन में समास होगा, तो ये दोबारा क्यों आ गया भाई, एक बार बता तो दिए, द्वंद्व होगा, ठीक है। अगले पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा नीति निपुण में समास होगा। हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है वैसे, ठीक है, नीति निपुण में समास होगा, तो इसका देखिए क्या होगा, नीति निपुण का समास विग्रह क्या होगा, नीति में निपुण, किसमें निपुण, नीति में निपुण। अब बताइए कि इस तत्पुरुष है, ठीक है, तत्पुरुष समास है, कौन सा समास है आपका, आंसर तो आपका तत्पुरुष हो गया, ठीक है, आंसर तत्पुरुष है। लेकिन मेरे लिए आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आपके लिए एक क्वेश्चन है कि आपने अगर पिछला लेक्चर अच्छे से देखा है तो आप कमेंट करके बताएंगे ये बात, ठीक है, कमेंट में बताएंगे कि तत्पुरुष का कौन सा तत्पुरुष है, ठीक है, कौन सा तत्पुरुष है। अगर आपने पिछला लेक्चर अच्छे से देखा तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर बता दूंगा। कमेंट करिए आप, वीडियो में नीचे कमेंट करके बताइए कि कौन सा तत्पुरुष है, ठीक है, बताइएगा जरूर, जितने भी लोग देख रहे हैं वीडियो, बताइए नीति निपुण में समास कौन सा तत्पुरुष है, तत्पुरुष का कौन सा समास है, तत्पुरुष के अंदर अपन ने भेद पढ़े ना, तत्पुरुष के अंदर कौन सा समास है आपको बताना है, ठीक है। अगला चलते हैं, बस हो गया, ओके। तो ये आपके इतने क्वेश्चन थे, ये लगभग मान लीजिए कितने 21, हाँ यहाँ पे देख सकते हैं पेज, एक पेज में एक क्वेश्चन, तो 21 टोटल 21 क्वेश्चन आज तक आपसे समास टॉपिक से पूछे गए थे, ठीक है। अब मुझे नहीं लगता कि यार जो मैंने पढ़ाया आपको कहीं पर भी आपको क्या लगा कि ऐसे कि मतलब कहीं पास प्रॉब्लम रही हो, तो ऐसे ही पढ़ाते हैं अपन टारगेट बेच के अंदर, ठीक है। आपको पढ़ने के बाद कहीं पर भी थोड़ी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ओके। कंप्लीट टेक प्लस नॉन टेक की क्लासेस अवेलेबल हैं जो कि हमारे एप्लीकेशन पर चल रही है, टारगेट बैच, ठीक है। ज्वाइन करने के लिए सिंपली 9179417400 इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं आप, कॉल मैसेज व्हाट्सएप जो भी करना चाहें कर सकते हैं, अवेलेबल है नंबर आपका आपके लिए, और आप आगे की जानकारी ले सकते हैं किस तरीके से आपको ये बैच ज्वाइन करना है, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। आशा करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी, पसंद आई तो अपने भाव विचार जरूर कमेंट में लिखिए। थैंक यू सो मच।